ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड यूनिट को हम लोग। ओके, सबसे पहले इसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेस, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अभी तक हमने जस्ट इसकी डेफिनेशन देखी थी। प्रोसेस होती क्या है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। लेकिन एक्चुअली जो प्रोसेस है, जब कंप्यूटर सिस्टम ने, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, तो वो प्रोसेस इंटरनली कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, क्या क्या चीजें वो मैनेज करके चलती है, सब कुछ इसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो व्हाट इज प्रोसेस। प्रोसेस इज बेसिकली अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। करेक्ट। जब अपने सिस्टम में कोई भी जॉब आती है तो उसको आते ही प्रोसेस नहीं कहते हैं। जब उस प्रोसेस को रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, रैम पर स्पेस, ये चीजें मिल जाती है, जब वो रेडी टू एग्जीक्यूट या फिर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है, तब हम उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस। The execution of a process must progress in a sequential fashion। और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो श्योर करता है कि आपका जो प्रोसेस है वो प्रोग्रेसिव वे में काम करती रहे, यानी कि स्टार्ट हुई है तो एंड की तरफ जाए, ऐसा नहीं कि स्टक हो जाए कहीं पर या फिर वेट ही करती रहे। तो वो सब चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम श्योर करता है कि आपकी प्रोसेस सिक्वेंशियली प्रोग्रेसिव वे में चलती रहे। To put it in simple terms, we write a computer program in a text file, and when we execute this program, it becomes a process which perform all the tasks mentioned in the program. जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल लो कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो सी में, और जब तक आप उसको लिख रहे हो वो जस्ट एक टेक्स्ट फाइल, ठीक है। अभी आप उसमें टाइपिंग कर रहे हो, एरर वगैरह देख रहे हो है नहीं है, उसका सिंटेक्स के अकॉर्डिंग उसको राइट कर। लेकिन जब आप उसको रन करते हो, एग्जीक्यूट होती है, तब उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। तब वो उसमें जो भी चीजें लिखी होती हैं उसको वो फाइनली एग्जीक्यूट करती है। When a program is loaded into the memory and it become a process, it can be divided into 4 sections: stack, heap, text and data। रैम पर लोड होते ही उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस, बिकॉज वो बिल्कुल उसकी तरह काम करती है जैसे कि जैसे सपोज रेस होती है कहीं पर, ठीक है, कॉलेज वगैरह में, और उसमें जो भी पार्टिसिपेंट है जब वो एंटर करते हैं उस कॉलेज में, तब तक वो क्या होते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स के बीच में रह रहे हैं, वो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जब वो अपने बिल्कुल ट्रैक पे खड़े हैं, रेडी पोजीशन में है, जैसे ही सिग्नल मिलेगा वो दौड़ने लगेंगे, तो वहां पर उनको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस। तब वो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, वहां पर वो पार्टिसिपेंट्स है, राइट। तो यहाँ पर वो हमारी जो प्रोसेस हो रैम में बिल्कुल उसी तरह से रहती है, रेडी टू एग्जीक्यूट। जब भी उसको रिसोर्सेज मिलते हैं वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारी हर एक प्रोसेस जो सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट हो रही होती है, उसके 4 पार्ट्स होते हैं बेसिकली इंटरनली। The following image shows a simplified layout of process inside main memory। जब भी कोई प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर रहती है तो इंटरनली इतने पार्ट्स में डिवाइडेड: स्टैक, हीप, डेटा एंड टेक्स्ट। अब सबसे पहले तो ये स्टैक क्या होता है। The process stack contain the temporary data such as method, function parameter, return address and local variables। फंक्शन पैरामीटर क्या होते हैं, रिटर्न एड्रेस क्या होता है, ये सब चीजें आप लोग पढ़ के आ रहे हो अभी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज एक बार हम रिपीट कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कोई प्रोग्राम लिखा है, अब उसके अंदर आपने क्या किया, कुछ फंक्शंस बनाए हैं, उसमें पैरामीटर पासिंग की हुई है, तो वो सारे पैरामीटर उस पूरी प्रोसेस का एक पार्ट है। तो उसको वो किस पार्ट के अंदर स्टोर करता है, वो प्रोसेस स्टैक के अंदर स्टोर करता है, ठीक है। इसने 4 सेक्शन बना लिए हैं अपने, जिसके अंदर अलग अलग टाइप की थिंग्स को पुट करेगा। तो स्टैक वो पार्ट है उस प्रोसेस का जहां पर कि वो फंक्शन पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, कंट्रोल जंप करते हैं ना, जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हो तो कंट्रोल जंप करता है उस प्रोसेस पर, उस फंक्शन पर। फंक्शन की डेफिनेशन के बाद वो वापस वहीं पर आ जाता है कंट्रोल, फिर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो उसको वो रिटर्न एड्रेस भी सेव करना पड़ता है कि उसको कहाँ पर वापस आना है। तो वो चीजें भी कहाँ पर होती हैं, इसकी स्टैक के अंदर। एंड देन लास्ट में यहाँ पर होता है लोकल वेरिएबल्स, जो भी आप डिक्लेयर करते हो फंक्शन के अंदर, तो वो सब स्टैक के अंदर स्टोर है, करेक्ट।
नेक्स्ट है इसके अंदर हीप, जो प्रोसेस का पार्ट है दैट इज हीप. दिस इज डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी टू अ प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रन टाइम. हीप का काम होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का. तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो प्रोसेस की कहाँ स्टोर करती हैं, हीप के अंदर. Okay, now next is text. This includes the current activity represented by the value of program counter and the content of processors registers. ठीक है. अब ये जो टेक्स्ट पार्ट है किसी भी प्रोसेस का, उसके अंदर क्या क्या चीजें स्टोर करके चलता है ये. एक तो आपका प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर यानी कि पीसी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने ये पढ़ा होगा प्रोग्राम काउंटर. एंड नेक्स्ट इसमें प्रोसेसर्स के जो रजिस्टर्स होते हैं, एक्यूमुलेटर, ये सब जितने भी प्रोसेस के इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं आपके, डेटा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये सब. तो ये आपका किस पार्ट में रहता है, टेक्स्ट पार्ट में रहता है उस प्रोसेस के. प्रोग्राम काउंटर आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखता है कि भाई एक प्रोसेस है सपोज, उस प्रोसेस के अंदर 100 इंस्ट्रक्शन है, 100 इंस्ट्रक्शन से मिलकर के वो प्रोसेस बनी है. अब एक टाइम पे तो सिस्टम एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, दूसरी के बाद में आएगा. तो प्रोग्राम काउंटर आपका वो रजिस्टर होता है जो कि पहले से ही एडवांस में ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखता है. करेक्ट. तो उस टाइप के जितने भी रजिस्टर हैं अपने सिस्टम में, सब उस प्रोसेस से रिलेटेड जो भी होंगे वो टेक्स्ट पार्ट में रहेंगे. क्लियर. नेक्स्ट है इसमें डेटा. डेटा पार्ट पे रहता है ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल रिलेटेड टू दैट प्रोसेस. ठीक है. वेरिएबल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल. तो आपका जो फर्स्ट पार्ट था स्टैक, उसके अंदर सिर्फ लोकल वेरिएबल रहते हैं, बट जो डेटा पार्ट है उसके अंदर सारे ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं. तो ये आपके 4 पार्ट्स थे किसी भी प्रोसेस के. एक बार इसको रिवाइज करें तो आपका जो फर्स्ट था स्टैक पार्ट, स्टैक पार्ट में आपके फंक्शन पैरामीटर, स्टैक पार्ट में फंक्शन पैरामीटर हो गए. ठीक है. सारे लोकल वेरिएबल्स हो गए. ये मेजरली इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं. देन हीप पार्ट है आपका. तो हीप पार्ट क्या करता है आपका, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन था आई थिंक इसका जॉब. ठीक है. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. इन टेक्स्ट का है आपका रजिस्टर्स होल्ड करना. ठीक है. तो ये आपका रिलेटेड होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से. जो रन टाइम पे हम मेमोरीज ज्यादातर एलोकेट करते हैं, दोज आर कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. तो उस सब चीजों से डील करता है आपका हीप. नेक्स्ट है डेटा पार्ट. डेटा पार्ट के अंदर आपके रजिस्टर रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, आपके रजिस्टर के अंदर आपका पीसी आ जाएगा और प्रोसेसर के बाकी जो सारे रजिस्टर होंगे वो सब आपके प्रोसेस के इस पार्ट के अंदर रहते हैं. और लास्ट है टेक्स्ट. टेक्स्ट के अंदर अपने ग्लोबल वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स. क्लियर. तो ये कोई भी सिंपल से सिंपल एप्लीकेशन या कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, बड़ी से बड़ी प्रोसेस, कुछ भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो सिस्टम के अंदर, वो इंटरनली रैम पर लोड होने के बाद 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको कि ओएस करता है. और ये जो चीजें रिलेटेड उस प्रोसेस से है, इनको अलग अलग सेक्शन स्टैक, हीप, डेटा एंड टेक्स्ट में स्टोर करता है. ठीक है. और जब तक वो प्रोसेस रहेगी उससे रिलेटेड सारा डेटा चेंज होता जाता है, जो भी उसके रजिस्टर्ड वैल्यूज ये सब, तो इन्हीं पार्ट्स में रहता है. और लास्ट में जाकर के जब वो प्रोसेस एंड हो जाती है तो ये सारे पार्टीशन, वो प्रोसेस का स्पेस, सब कुछ फ्री कर देता है फॉर नेक्स्ट प्रोसेस. क्लियर. इतना क्लियर है सब लोगों को. तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, बहुत ही मेन टॉपिक है इसका, प्रोसेस लाइफ साइकिल.
किसी भी प्रोसेस की क्या लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है कि उसके बॉर्न से लेकर के डेथ तक, लाइफ साइकिल किसको बोलते हैं, बॉर्न टू डेथ, वो कौन कौन से फेजेस में जाती है। जैसे अपनी लाइफ है तो पहले हम बिल्कुल बच्चे होते हैं, देन टीनेजर बनते हैं, देन अडल्ट्स में आते हैं, देन हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। तो ये क्या अपनी पूरी लाइफ साइकिल है, ये फेजेस है कुछ अपनी लाइफ, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई प्रोसेस है तो वो प्रोसेस आपकी बॉर्न तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जब स्टार्ट होती है प्रोसेस, स्टार्ट और एंड होती है, जैसे हम लोग बॉर्न एंड हमारा डेथ होता है, उसी तरह से प्रोसेस का स्टार्टिंग एंड एंडिंग होता है। तो स्टार्टिंग टू एंडिंग बीच में क्या क्या फेजेस होते हैं उसके, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करें, पूरा कंप्लीशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है। तो ये कुछ फेजेस होते हैं किसी भी प्रोसेस के लाइफ साइकिल के, स्टार्ट, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड, वेट, ठीक है। तो ये कुछ मेजर इसके लाइफ के फेजेस होते हैं किसी भी प्रोसेस के, स्टार्ट, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड या वेट। जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होगी तो इनमें से किसी ना किसी फेज में ही होगी, ओके। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा रिकॉर्ड बना के चलता है प्रोसेस के रिलेटेड, तो वो इनमें से स्टेटस के अंदर पूरा मेंटेन करता है कि इस टाइम पर प्रोसेस कौन से फेज में है, स्टार्ट में है, रेडी में है, रनिंग में है, वेट में है, किसमें, ओके। अब इसको डिटेल में देखेंगे हम कि इन फेजेस का मतलब क्या होता है। बिल्कुल ध्यान से देखना है इसको, दिस इज बेस फॉर न्यूमेरिकल्स, और जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं वो ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको, तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। When a process execute, it passes through different states. इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट्स। क्या स्टेट चल रही है प्रोसेस की, रेडी स्टेट चल रही है, रनिंग स्टेट चल रही है, वेट स्टेट चल रही है, कौन सी स्टेट में। These stages may differ in different operating systems and name of these states are also not standardized. अब अकॉर्डिंग टू अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इन स्टेट का नेम चेंज हो सकता है, या स्टेट 4 की जगह 5 हो सकती है, 5 की जगह 6 हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ एक कॉमन सा लाइफ साइकिल हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। इन जनरल अ प्रोसेस कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेट एट अ टाइम। एक टाइम पर किसी भी प्रोसेस की स्टेट इनमें से कोई एक ही हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक टाइम पर प्रोसेस 2 स्टेट में है एक साथ, रनिंग भी है और वेट भी है, नॉट पॉसिबल। या तो वो रनिंग में ही होगी या तो वो वेट में ही होगी, ठीक है। तो ये रूल है कि कोई भी प्रोसेस एक स्पेसिफिक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट में रह सकती है, क्लियर। अब सबसे पहली जो स्टेट है इसकी, स्टार्ट, उसको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट नाम से क्लियर है कि स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी प्रोसेस का। दिस इज द इनिशियल स्टेट व्हेन अ प्रोसेस इज फर्स्ट स्टार्टेड और क्रिएटेड, ठीक है। अभी जस्ट स्टार्ट हुई है कोई प्रोसेस, लेट्स सपोज उसको सीपीयू एलोकेट नहीं हुआ है, जस्ट रैम पर आई है वो, ठीक है, रेडी टू रन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्ट। की प्रोसेस अपनी स्टार्ट हो गई, उसको एक मेन रिसोर्स प्राइमरी मेमोरी रैम मिल चुकी है, दैट मींस दैट प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड, क्लियर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट स्टेट। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है कि ना याद कर सकते। स्टार्ट यानी कि किसी भी प्रोसेस का क्रिएशन, स्टार्टिंग इज कॉल्ड स्टार्ट स्टेट। दूसरा होता है रेडी स्टेट। द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइन्ड टू अ प्रोसेसर. Ready processes are waiting to have the processor allocated to them by operating system so that they can run. Process may have come into the state after start state or while running it by put interrupted by the scheduler to assign CPU to some other process. अब जो दूसरी स्टेट है आपकी रेडी, उसका क्या मीनिंग होता है कि ये प्रोसेस बिल्कुल रेडी स्टेट में है, उसको जैसे ही सीपीयू मिलेगा ये अपना फाइनल एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी, आपने जो ऑपरेशंस हैं वो स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो रेडी स्टार्ट में स्टेज में होने का मतलब है कि उसको बस एक सिग्नल चाहिए कि सीपीयू, आप सीपीयू ले सकते हो एलोकेटेड, और फिर वो अपना काम करना स्टार्ट कर। फिर स्टार्ट में तो जब वो क्रिएट हुई
तब आ जाती है। रेडी का मतलब दैट प्रोसेस इज रेडी टू रन। ठीक है, अब रेडी प्रोसेस आर वेटिंग टू हैव अ प्रोसेसर। अब रेडी में कब आ सकती है प्रोसेस? दूसरी चीज है कि रेडी में प्रोसेसेस कब आती है रेडी स्टेट में। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस डायग्राम में कि ये जो रेडी है, एक तो प्रोसेसेस यहाँ से आ रही है, स्टार्ट के बाद रेडी में आ रही है, रनिंग के बाद भी कभी कभी स्टार्ट रेडी में आ जा रही है, और कभी वेट के बाद भी रेडी में आ जा रही है। दैट मीन्स ये कोई ऐसा वाटरफॉल की तरह काम नहीं कर रहा है कि एक स्टेट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। वैसा होता तो हम सर्कुलर बना देते, लेकिन इसमें क्या है, बैक फोर्थ में मूव करती है स्टेट्स कि भाई अभी ये रनिंग में थी, अब इसको वापस रेडी में भेज दो, अभी ये वेटिंग में थी, अब इसको वापस रेडी में भेज दो। तो आगे जाने के बाद भी प्रोसेसेस पीछे आ सकती है स्टेट में, तो उनकी प्रोसेस की स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब वो सिनेरियो कौन कौन से होते हैं कि ये प्रोसेस रेडी में आए। पहला सिनेरियो है इसके अंदर स्टार्ट से आना। दैट इज वेरी सिंपल कि एक प्रोसेस क्रिएट हुई है, उसके बाद वो ऑब्वियसली रेडी में आएगी ताकि उसको सीपीयू मिले और वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे। करेक्ट। अब नेक्स्ट रेडी में तो आ गई, तो वो मेरी एक प्रोसेस है P1 यहाँ पर। P1 बिल्कुल रेडी बैठी है कि उसको जैसे ही सीपीयू मिलता है तो वो प्रोसेस स्टार्ट कर देगी, स्टार्ट कर। अब मेरी जो प्रोसेस है उसको सीपीयू मिल गया, बाई चांस उसको सीपीयू मिल गया, तो वो कहाँ आ जाएगी, फिर रेडी से आ जाएगी, फिर वो रनिंग में। ओके, रेडी से आ गई रनिंग में। जितने टाइम तक उसको यहाँ पर होता है अपना सीपीयू। ओके, अब ये आ गई आपकी सीपीयू में और इसकी स्टेट होगी रनिंग, कि वही वो प्रोसेस रन कर रही है अभी। दैट मीन्स उसके पास सीपीयू है और उसको जो भी काम है सीपीयू से कर रही है, दैट इज रनिंग। लेकिन हो सकता है बीच में क्या हो, कोई अदर प्रोसेस आ गई हायर प्रायोरिटी की, या फिर कुछ इंटरप्ट आ गया, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई कमांड आ गई। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो मेरी प्रोसेस है P1, इसकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी देन दी ओएस प्रोसेस। जो भी न्यू प्रोसेस आई है उस टाइम पर फटाफट रनिंग में, उसकी प्रायोरिटी हाई है देन P1। प्रायोरिटी बेस्ड चलता है यहाँ पर सब कुछ, कि जो प्रोसेस आई है उसकी प्रायोरिटी अगर करंट रनिंग प्रोसेस से ज्यादा है तो ये जो कम प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है उसको हटा दिया जाएगा सीपीयू से, और जो हायर प्रायोरिटी वाली है उसको यहाँ पर प्लेस कर देगा। तो उस केस में क्या होगा, ये जो मेरी रनिंग प्रोसेस है अच्छा खासा अपना काम कर रही थी, लेकिन हायर प्रायोरिटी की एक प्रोसेस आई और अब मेरी प्रोसेस को वापस भेज दिया है रेडी में, कि आप वापस से रेडी क्यू में चले जाओ। जब ये प्रोसेस एंड हो जाएगी तब आपको वापस से शेड्यूल करके रनिंग में डाल देंगे, सीपीयू आपको वापस से मिल जाए। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज आप कॉलेज में आए हो, आपको डायरेक्टर सर से कुछ काम है, हमारे सर से कुछ काम है आपको, तो आपने टाइम लिया कि आपने पहले फ्रंट ऑफिस में बताया कि मुझे सर से कुछ काम है, उन्होंने सर को इन्फॉर्म किया और एक टाइम आपको दे दिया कि ओके आप इस टाइम पर मिल सकते हो। तो आप जब कॉलेज में आए हो, दैट मीन्स यू आर इन स्टार्ट स्टेज। देन आपकी जो फाइनल बातचीत हुई फ्रंट ऑफिस में, उसके बाद आपको जस्ट बिठाया हुआ है कि जैसे ही सर फ्री होंगे, ठीक है, सर सपोज कुछ वर्क में बिजी हैं, जैसे ही सर फ्री होंगे आपको अंदर भेज देंगे, तो आप यहीं पर बैठ जाओ। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप इधर उधर हों और सर फ्री हैं और फिर काम ना हो पाए। तो आप बिल्कुल बैठे हो वहाँ पर प्रिपेयर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में कि जैसे कॉल आएगी मुझे अंदर जाना। तो आप बैठे हो, आपको कॉल भी आ गई, तो आप रेडी स्टेट में थे, आप फटाफट अंदर चले गए और जो भी आपकी बात है, आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसी टाइम पर सपोज एमडीएस यूनिवर्सिटी से कुछ ऑफिसर्स आए या कोई भी ऐसा पर्सन आया जिनको कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। ऑब्वियसली आप स्टूडेंट हैं तो आपकी प्रायोरिटी कम होगी देन दैट वर्क। बिल्कुल ऐसा काम है कि जिसको करना ही है उसी टाइम पर। तो आपको क्या करेंगे उस टाइम के लिए, आपको बोला जाएगा कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठो, जैसे ही वर्क फिनिश होगा आपको वापस बुला लेंगे। भले ही आपका काम पूरा नहीं हुआ है बट यू हैव टू लीव द रूम। आपको जाना पड़ेगा बाहर, आपको बैठना वेट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो यानी कि आप वापस उसी सीट पर आ गए जिस सीट से आप अंदर गए थे, यानी कि आप कहाँ पर आ गए वापस, रेडी स्टेट में। अब जैसे अंदर जो भी काम चल रहा है वो फिनिश होगा तो मेरा टर्न दोबारा, करेक्ट। तो यहाँ पर रनिंग से आपकी स्टेट चेंज हो गई वापस से किसमें, रेडी में। ये क्लियर है कि कब प्रोसेसेस रनिंग से रेडी में वापस आती हैं? रिप्लाई कर दीजिए प्लीज, ताकि मैं आगे का कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। और नहीं हुआ है क्लियर तो मैं इसको दोबारा बता दूंगी, बट ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि रनिंग से प्रोसेसेस रेडी में वापस कब आती हैं। ये सुन रहे हैं आप लोग या नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ओके करुणा, और बाकी सबको ओके कृतिका, चलो सब जाग रहे हैं। ओके लेन, मैं एक बार रिपीट कर दूंगी। क्या समझ में नहीं है आपको लेन? ओके चलो, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर सेइंग कि क्लियर है ये चीज, ठीक है। एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ। जब प्रोसेस स्टार्ट से रेडी में आई है तो फर्स्ट तो है कि प्रोसेस क्रिएट हो गई, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रेडी ही है, वो डायरेक्टली रनिंग या वेटिंग में तो जा नहीं सकती, तो उसको रेडी में ही आना, फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो जो मैंने बोला कि रेडी में प्रोसेसेस कब आती हैं, तो रेडी में प्रोसेस आफ्टर रनिंग भी आ जाती है। ये जो आपका बैक एरो शो कर रहा है इसका मतलब रनिंग के बाद भी प्रोसेसेस कभी कभी रेडी में आ जाती है, हमेशा नहीं, कभी कभी, अकॉर्डिंग टू द सीन क्या हुआ। अब कब आएंगी ये, जब कि आपकी प्रोसेस रनिंग में होगी लेकिन उस प्रोसेस से ज्यादा प्रायोरिटी की, ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस जब आएगी सीपीयू के पास, तो इस प्रोसेस को सीपीयू बाहर कर देगा और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो उस टाइम पर वो प्रोसेस वापस से रनिंग से रेडी में मूव करेगी। अब जब दोबारा इसको एलोकेट होगा सीपीयू, तब ये वापस रनिंग में, ठीक है। तो दूसरा सिनेरियो यहाँ पर हो गया कि कब आती है रेडी में, रनिंग से भी रेडी में आ सकती है। अब तीसरा जो इसके अंदर है दैट इज आफ्टर वेट। तो पहले तो ये वेट होता क्या है? वेट का सिंपल सा मीनिंग है कि आपकी जो प्रोसेस है वो किसी ऐसे रिसोर्स का वेट कर रही है जो कि अवेलेबल नहीं है, या फिर ऐसा कुछ भी प्रोसेस अदर देन सीपीयू, तो उसके लिए प्रोसेस को वेट स्टेट में आना पड़ेगा। कभी कभी प्रोसेसेस सीधे सीपीयू से टर्मिनेट भी हो जाती हैं अगर उनको कुछ भी रिसोर्स नहीं चाहिए अदर तो। लेकिन सपोज एक प्रोसेस है जिसको थोड़े टाइम के लिए सीपीयू रिक्वायर्ड था, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या कोई भी अदर रिसोर्स चाहिए सिस्टम का अदर देन सीपीयू, तो वो प्रोसेस क्या करती है, जैसे सपोज एक प्रोसेस जो मेरी P1 है, ये 10 सेकेंड्स की प्रोसेस है। 10 सेकेंड में इसको क्या करना है, डिवाइडेड है इसका, कि पहले 4 सेकेंड के लिए तो इसको सीपीयू चाहिए, इसको चाहिए सीपीयू, फिर इसको नेक्स्ट 4 सेकेंड के लिए उसको एक आउटपुट डिवाइस चाहिए, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो 2 सेकेंड इसके लास्ट के हैं वापस इसको सीपीयू, ठीक है। ये इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, किस प्रोसेस की, P1। इसका टोटल टाइम है एग्जीक्यूशन का 10 सेकेंड्स, जिसमें से पहले 4 सेकेंड इसको सीपीयू चाहिए, देन 4 सेकेंड का टास्क जब हो जाएगा देन वापस इसको 4 सेकेंड के लिए आउटपुट डिवाइस चाहिए, और देन लास्ट में इसको वापस से 2 सेकेंड के लिए सीपीयू चाहिए। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो प्रोसेस आएगी स्टार्ट में, आ गई, रेडी में भी आ गई आराम से, ठीक है। इसको सीपीयू भी मिल गया, P1 को सीपीयू भी मिल गया, तो इसने ये जो 4 सेकेंड का टास्क था ये कर लिया कंप्लीट। अब इसको सीपीयू नहीं चाहिए, अब इसको नेक्स्ट 4 सेकेंड के लिए आउटपुट डिवाइस चाहिए।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलेगा कि जब आपको सीपीयू चाहिए ही नहीं नेक्स्ट 4 सेकंड के, तो आप इसको ऑक्यूपाइड करके नहीं रख सकते हो। आप बाहर जाओ, इससे वेटिंग क्यू में चले जाओ, यहाँ पर आ जाओ वेटिंग क्यू में, इसको खाली करो ताकि दूसरी प्रोसेसेस को उतने टाइम के लिए सीपीयू मिल सके। ठीक है, ऐसे थोड़े ना होता है कि आपको 4 चीजें चाहिए, 4 में से एक मिली है तो आपका काम उससे तो हो गया, लेकिन आप तब तक होल्ड करोगे कि जब तक मुझे 3 और नहीं। आपको उस एक चीज से काम हो गया तो उसको साइड करो, दूसरे को दे दो, आपकी नेक्स्ट चीजों के लिए आप वेट करो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का यही कॉन्सेप्ट है कि जब प्रोसेस अपना सीपीयू के थ्रू जो भी काम था एक बार का कर लेती है और उसके बाद उसको कुछ और रिसोर्स रिक्वायर्ड होते हैं, सपोज इनपुट आउटपुट मेमोरी कुछ भी, तो उसको सीपीयू से बाहर जाना पड़ेगा, वेट स्टेट में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये वेट स्टेट में आएगी, अपनी डिमांड बताएगी कि मुझे क्या चाहिए। जब भी वो रिसोर्स फ्री होगा, वो आउटपुट डिवाइस फ्री होगी, उसके पास उसको वो एलोकेट कर दी जाएगी, वो अपना टास्क कंप्लीट करेगी उस आउटपुट डिवाइस के थ्रू। ठीक है, आप सपोज उसको आउटपुट डिवाइस मिल गई जो उसको चाहिए थी, इसने अपना 4 सेकंड का टास्क और कंप्लीट कर। अब इसको वापस से सीपीयू चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि वापस यहीं से चली जाएगी सीपीयू के पास कि मेरा काम हो गया मुझे दोबारा दे दो। नहीं, प्रोसीजर ये है कि आपको वापस से रेडी स्टेट में जाना पड़ेगा। इन एरो हेड का मीनिंग बिल्कुल क्लियर रखना, इसको सही बनाना है। अगर ये यहीं से वापस का होता तो वो वापस जा सकती थी, बट कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप एक बार वेट स्टेट में आ गए तो उसके बाद आप डायरेक्टली रनिंग में नहीं जा सकते, डायरेक्टली सीपीयू आपको नहीं मिलेगा, आपको वापस जाना पड़ेगा रेडी स्टेट में। ठीक है, वापस से रेडी स्टेट में जाओगे और जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वो चीज रन एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है, जब सीपीयू एलोकेट करवाएगा तब आप आपका नेक्स्ट जॉब कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि जब ये प्रोसेस यहाँ पर आई थी उस टाइम के लिए तो यहाँ पर कोई दूसरी प्रोसेस थी ना, तो ये प्रोसेस उसको इंटरप्ट थोड़ी ना कर सकती डायरेक्टली। वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि उसको भेजना है अब या नहीं भेजना है, कब भेजना है। तो वो इसलिए वेट के बाद वापस आती है कहाँ पर, रेडी में। तो रेडी में प्रोसेसेस आफ्टर वेट आफ्टर वेट स्टेट की आती है। तो ये था रेडी स्टेट की प्रोसेसेस आफ्टर स्टार्ट भी आ सकती है, यहाँ पर आफ्टर रनिंग भी आ सकती है और आफ्टर वेट भी आ सकती है। 3 टाइप्स साइड से इसको एंट्री मिल रही है प्रोसेस। इतना क्लियर है? ओके, नहीं नो प्रॉब्लम, अपलोड कर लूंगी आज ही। ठीक है, तो इतना सबको क्लियर है प्रोसेसेस का स्टार्ट, रेडी, रनिंग एंड वेट स्टेट। यही मेन यहाँ पर ही घूमते हैं हम लोग। बाकी तो नेक्स्ट जो स्टेट है दैट इज टर्मिनेटेड, यानी कि जब प्रोसेस का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है सीपीयू के थ्रू या हर एक जो भी उसको रिक्वायर्ड होते हैं रिसोर्सेज, देन फाइनली सीपीयू उसको कहाँ भेज देता है, टर्मिनेट स्टेट में। सीधे एंड नहीं करेगा, टर्मिनेट स्टेट में भेजेगा और इस प्रोसेस में जो जो रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करके रखे होंगे उनको फ्री करवाएगा, पहले रिलीज करवाएगा और देन उसको एंड कर देगा। अब मतलब कि खत्म। तो ये होती है किसी भी प्रोसेस की कंप्लीट लाइफ साइकिल। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीजें हम कल डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच क्लास। कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास इज डन फॉर टुडे।